लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूशन में होने वाला है। इन अ लास्ट लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन शीट एंड डिस्कस द गॉस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ। आज हम गॉस थ्योरम की नेक्स्ट 2 एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एप्सिलॉन फिजिक्स। माय सेल्फ इज सिखा दिया गया। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बच्चों फर्स्ट है हमारा सेकंड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑलरेडी डिस्कस इन अ लास्ट लेक्चर, और उसका जो भी अगर आपको ये लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और आपको गॉस थ्योरम है ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट पढ़ना है तो वो लास्ट लेक्चर पर जाए। उसका डिस्क्रिप्शन, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से निकालनी है? लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ की वजह से निकालनी है। ओके बच्चे, तो इसमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सपोज अ लाइन चार्ज, अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स। इसके चारों तरफ चार्ज पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तुम इन लास्ट लेक्चर भी मैंने बताया था कि करने के 2 मेथड हैं। आप या तो इंटीग्रेशन मेथड से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अदरवाइज गॉस थ्योरम को यूज करके। गॉस थ्योरम को यूज करके हमारा मेथड शॉर्ट हो जाता है। एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम एक अनसोल्ड दे रखा है आपको ये, और वो अनसोल्ड आपको इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करवाया विदाउट द गॉस थ्योरम। ओके बच्चे, तो अब हम बट इसे लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किससे निकालना है? गॉस थ्योरम से। जब हम गॉस थ्योरम यूज करते हैं तो हम एक गॉसियन सरफेस मानते हैं। तब बताओ उसके चारों तरफ आपको किस तरह की गॉसियन सरफेस बनेगी? तो इसके चारों तरफ हमने जो गॉसियन सरफेस बनेगी, इट शुड बी, तुम्हें बताया था सिमेट्री होती है, इट शुड बी सिलेंड्रिकल शेप। तो ये सिलेंड्रिकल शेप में एक गॉसियन सरफेस मैंने सपोज कर ली। ओके बच्चों, 3 बाउंड एरिया हो गए। एक फर्स्ट बाउंड एरिया ये हो सकता है, एक बाउंड एरिया मैंने यहाँ सपोज कर लिया, दैट इज द सेकेंड, और एक बाउंड एरिया मेरा ये हो गया थर्ड। ये वाला पार्ट पॉजिटिव है या ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, यानी कि इसके अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी। डीएस की डायरेक्शन क्या होती है? डीएस इज द एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। डिस्कस किया था। तो गॉस थ्योरम के अगर आप सारे लेक्चर एक साथ देखेंगे, यानी कि जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर आएगा। ये लास्ट लेक्चर है गॉस थ्योरम का। तो यहाँ पर मैंने ds इज द नॉर्मल टू द सरफेस, ये आ गया बच्चे। यहाँ पर भी ओनली ds टू द नॉर्मल ऑफ द सरफेस, यहाँ भी ds टू द नॉर्मल ऑफ द सरफेस। बच्चा बोलेगा मैम इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड ही क्यों जा रहा है? अरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जैसे मेरी फिंगर है लाइन चार्ज, that becomes to positive और that becomes to positive। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, समझ में आया? तो ये इफेक्टिव रहेगा। तो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव ये रही, इसका इफेक्ट ज्यादा। तो आप देखो, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया बच्चे? 5 फर्स्ट प्लस 5 सेकेंड प्लस 5 थर्ड, ये हो गया। 5 फर्स्ट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखो, 5 फर्स्ट ये है, तो क्या फॉर्मूला होता है? ई डी एस कॉस, डॉट हटा के क्या लगाते हैं? कॉस। जरा देखना इसके और इसके बीच में कितना एंगल है? 90। ओके, अब आप जो सेकेंड फेज पे ई और डी एस के बीच कितना एंगल है? 0। तो ई डी एस कॉस 0 प्लस इधर आ जाओ, यहाँ कितना एंगल है? ई डी एस, देखो ई ये है और डी एस ये है, कॉस 90। ई डी एस इक्वल टू कितना है हमारा? कॉस 90। कॉस 90 कितने हो गए? 0। तो खाली क्या बचा बच्चे? ई इंटीग्रेशन ऑफ ds। कभी एक बार पता है बोर्ड में 2012 में ओनली पूछा था, देयर इज अ लाइन चार्ज एंड हाउ मच फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू इट, तो माय फ्लक्स इज ई डी एस। तो मैंने अभी क्यू बाय एप्सिलॉन वैल्यू नहीं रखी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बनकर आता है कि हाउ मच फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू इट, तो हम केवल इतना ड्राइव कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब आती है बात। अब आगे सुनो, फाई को मैं क्या रख सकती हूँ? फाई इज द क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और ई इंटीग्रेशन ऑफ ds।
व्हाट इज डीएस? डीएस ये जो छोटा सा एरिया माना है, इसका टोटल इंटीग्रेशन इज द टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर का मतलब ये मान लीजिए r है, और जो मैंने गॉसियन सरफेस मानी है उसकी लेंथ l है। ओके बच्चे, उसकी लेंथ l है। सो फॉर्मूला कितना बना? q बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू e। व्हाट शुड बी द इंटीग्रेशन? 2 पाई आर एल, यही तो होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एल। और इन लास्ट लेक्चर हमने डीएस क्या रखा था? 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो स्फीयर का पार्ट था, तो स्फीयर का टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ सिलेंडर है तो 2 पाई आर एल। ओके बच्चे, तो भाई व्हाट शुड बी द ई? तो ई की वैल्यू कितनी हो गई? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। ओके, फिर कल एक और इम्पोर्टेंट बात बताई थी मैंने लास्ट लेक्चर में कि ये जो Q है इट इज प्लेस इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी। जहां सिंगल चार्ज ना हो वहां पर हम आंसर को इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी पुट करते हैं। सो विच टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी यूज इन इट? बोलो। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के, यानी कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। सो चार्ज डेंसिटी कौन सी लोगे? लीनियर, यानी कि चार्ज अपॉन लेंथ। क्लियर एवरीबॉडी? जो शीट का पड़ा था वहां एरिया ज्यादा था तो चार्ज डेंसिटी सरफेस थी, चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ लेंथ ज्यादा है तो Q इक्वल टू कितना हो गया? L लैम्डा L। कहाँ पुट कर दूं? इसको इसमें पुट कर दो। तो E का फॉर्मूला कितना आया बच्चे? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। L से L कैंसिल। सो E का फॉर्मूला हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द लाइन चार्ज इज लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर एवरीबॉडी? ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पर डिपेंड कर रही है? ऑब्वियसली आर पे डिपेंड कर रही है, जबकि थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पर डिपेंड नहीं करती थी। कैसे आती थी? इनवर्सली। तो तुमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली स्क्वायर ऑफ आर, also inversely cube of r, only inversely of r, it is independent of E. According to situation इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेरी करती है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी k q बाय r स्क्वायर है ना, और आपकी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी k 2p बाय r क्यूब या k p बाय r क्यूब। फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी थिन शीट की वजह से कितनी होती थी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, r आई नहीं रहा था। लाइन चार्ज की वजह से कितनी थी? लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। क्लियर एवरीबॉडी? तो बच्चों इसके ऊपर अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 23 है। तो मैं आपको बता दूं कि इसी फॉर्मूले के ऊपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 47 पर है, वो आपने करना है। वैसे मैं एनसीईआरटी अनसोल्ड का एक लेक्चर बनाएंगे, आई थिंक 2 या 3 लेक्चर में पूरा होगा, उसको बनाएंगे। फिर भी जहां टॉपिक होता जा रहा है वहां मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन डालती जाती हूँ कि उस क्वेश्चन उस टॉपिक पे कौन सा है। जैसे लास्ट टॉपिक जो हुआ था थिन शीट, उस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 24 करना था, है ना। इस पे क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का कौन सा है? 23। ध्यान से करना। अब आते हैं हम सेकेंड एप्लीकेशन। तो सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शेल। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट तो पूरा ही है बच्चे, ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग शेल या स्फीयर। बच्चे एक्चुअल में ना ये नॉन कंडक्टिंग के लिए भी आता है, पर हमारे सीबीएसई में नॉन कंडक्टिंग नहीं है, पर बोर्ड में आ जाता है नॉन कंडक्टिंग का। तो थोड़ा आइडिया मैं तुम्हें नॉन कंडक्टिंग का भी दे दूंगी इसके बाद। क्या है देखो, और ये इस साल 2019 में आया था क्वेश्चन। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ये मेरा एक स्फीयर है जिसे मैंने चार्ज दे रखा है, तो मैं आपको पता है कंडक्टिंग है, तो जो कंडक्टिंग, ये ध्यान दिमाग में बैठा लो बात सारे बच्चे, कि किसी भी कंडक्टिंग को अगर हम कोई चार्ज देते हैं, इट इज रिसाइड ऑन इट्स सरकमफेरेंस, वो चार्ज इसकी सरकमफेरेंस पर आ जाता है।
किसकी वजह से? बाय इंडक्शन मेथड। कैसे समझाया था? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मेरा लेक्चर देखेंगे तो हाउ डज द चार्ज रिसाइड ऑन इट्स सर्कमफेरेंस, वहां मैंने 2 या 3 क्वेश्चन इसके करवाए हुए हैं। ओके, इसकी रेडियस बच्चे मेरी स्मॉल आर है, चलो कैपिटल आर मान लेते हैं, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, निकालना है। अब चार्ज तो सारा बाहर आ गया, जब बाहर आ गया तो आपको चार्ज को तो इनक्लोज करना पड़ेगा। इनक्लोज जैसे पहले लाइन चार्ज था तो सिलेंड्रिकल शेप बन गई थी, थिन शीट थी तो हमने उस पर निकाल। अब यहाँ तो स्फेरिकल है तो ऑब्वियसली गॉसियन सरफेस भी कैसी बनेगी? स्फेरिकल। तो ये जो मैं डॉटेड लाइन से बना रही हूँ, ये जो ग्रीन कलर से मैं डॉटेड लाइन से बना रही हूँ बच्चे, दैट इज द गॉसियन सरफेस। कौन है? गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस बच्चे मैंने कैपिटल स्मॉल आर मान ले। अब मैंने यहाँ एक बाउंड एरिया माना, बाउंड एरिया में दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, और ds इज द नॉर्मल टू द सरफेस एज ऑल ऑफ यू नो। ओके, ds इज द नॉर्मल टू द सरफेस। अब क्वेश्चन क्या आता है? यूजिंग द गॉस थ्योरम ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये तो पता ही लग गया शायद। Using the Gauss theorem, drive an expression for electric field intensity due to charge conducting sphere in following case. Following case मतलब first, R is greater than R, यानी कि outside of the sphere. Second case, R is less than R, R equals to R मतलब on the surface. और third case, R is less than R means inside the surface. यानी कि 3 साइड डिस्कस करने हैं, outside the sphere, on the surface and out inside of, है ना। तो R is greater than पे मैं outside पे डिस्कस करती हूँ। तो outside में सुनो भाई क्या है? using which theorem? Gauss theorem. Using Gauss theorem, जब using Gauss theorem करोगे तो भाई क्या है ये? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई और ds, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो व्हाट शुड बी द एंगल? 0। फाई इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ ds, फाई का फॉर्मूला कितना? q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ds का इंटीग्रेशन व्हाट? 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस r है बड़ा। गॉसियन सरफेस के तो एरिया माना है आपने स्मॉल, तो व्हाट शुड बी द e? e इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ द स्फीयर इज वेरी टू द स्क्वायर ऑफ r, इज वेरी टू द स्क्वायर ऑफ r। ओके, नाउ अब हम आ गए ऑन द सरफेस, यानी कि सरफेस पर आ गए। जब हम सरफेस पर आ गए तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो, स्मॉल r की जगह क्या रख दो? कैपिटल R। तो E का फॉर्मूला कितना आया? Q अपॉन 4 पाई स्मॉल r की जगह क्या रख दिया? कैपिटल R। दैट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान रखना, ऑन द सरफेस पे अब डिस्टेंस कैपिटल R की जगह, सॉरी स्मॉल r की जगह क्या आ गया? कैपिटल R, यानी कि स्मॉल r की जगह क्या पुट कर दिया मैंने? कैपिटल R पुट कर दिया। हाँ तो बच्चों R की जगह हमने कैपिटल R पुट कर दिया। अब नाउ व्हाट्स अबाउट ऑफ Q? Q का क्या करें? अब मैं बोलती हूँ Q को हम रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी। इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी क्यों रखेंगे? अब बच्चा बोलेगा मैम यहाँ के तरह, क्योंकि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जहाँ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जहाँ फील्ड निकालना हो उस जगह, तो हम चार्ज को किसकी फॉर्म में रखते हैं? चार्ज डेंसिटी। अब कौन सी चार्ज डेंसिटी रखेंगे? लीनियर, वॉल्यूम या सरफेस? हम रखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। पर सरफेस ही क्यों रखेंगे? क्योंकि वो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। बच्चा कहेगा मैम इसके तो अंदर बंद है। अरे भाई गॉसियन सरफेस के तो अंदर बंद है, दैट इज द इमेजिनरी सरफेस, एक्चुअल के तो ऊपर है ना। So surface charge density, charge upon area. Clear everybody? So what should be the Q? Sigma into 4 pi r square. इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, इधर पुट कर दिया, तो what should be the E? E is sigma into 4 pi r square, then upon is 4 pi epsilon naught r square से r square, 4 pi से 4 pi cancel, then what should be? E equal to sigma by epsilon naught. So on the surface of the sphere or shell, electric field intensity what? Sigma by epsilon naught. What is sigma? Surface charge density. What is epsilon naught? Permittivity. Okay.
नाउ द टर्न ऑफ आर इज लेस देन आर, यानी कि हम अंदर आ गए। अब हम इस स्फीयर के अंदर आ गए। जब हम अंदर की तरफ आए तो अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, क्लियर। जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो ई डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्या ई डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस जीरो, वाई जीरो क्योंकि अंदर चार्ज तो है नहीं, जीरो हो गया। ds का इंटीग्रेशन मान लो s मान लो, s तो जीरो होगा नहीं क्योंकि आपने कोई सरफेस मानोगे, सो अंदर व्हाट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। ऑन द सरफेस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, है ना, नहीं सॉरी, इनसाइड ऑफ द स्फीयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, ऑन द सरफेस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर इज E is inversely proportional to the square of R. Clear everybody? अगर मैं इसका ग्राफ की टर्न करूं, मैंने देखो इसके नीचे स्पेस छोड़ा हुआ है, अगर पहले वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लेना, ओके। अगर मैं ग्राफ की बात करती हूँ बच्चों, तो देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, यहाँ है तो मैंने ग्राफ के लिए इसके देखो मिड से, स्फीयर के मिड से मैंने लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, देयर शुड बी R और यहाँ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर। जितना हमारा स्फीयर है, जितना हमारा एक्चुअल कंडक्टिंग शेल है, ये एक्चुअल कंडक्टिंग शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ही नहीं, तो ना कोई लीनियर ना कोई स्ट्रेट, कोई लाइन ही नहीं आएगी। व्हाई? बिकॉज E इक्वल टू जीरो। पर आउटसाइड ऑफ द स्फीयर E इज वेरीज द इनवर्सली ऑफ, तो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर E कैसे वेरी करेगा, इनवर्सली। दैट इज द ग्राफ, क्लियर एवरीबॉडी। यानी कि यहाँ E जीरो, सरफेस पे E इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और यहाँ E इज इनवर्सली ऑफ R स्क्वायर। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शेल, क्लियर एवरीबॉडी। तो ये हो गया हमारा। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 32 इसके ऊपर डिपेंड है, बाकी हम उसमें देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक फर्स्ट चैप्टर की एक और वीडियो बनाएंगे, वो उसमें एंड फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज मतलब उस वीडियो को जरूर देखना, वो वीडियो कंसेप्ट नहीं होंगे उसमें ये होगा कि सारे चैप्टर्स के फॉर्मुलेज होंगे, कितने फॉर्मुले हैं और क्या क्या 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं, चैप्टर में कितने फिजिकल क्वांटिटी है, किसकी यूनिट क्या है, कितनी तरह की ग्राफ की पॉसिबिलिटीज है, क्लियर। तो इस तरीके से कौन कौन से ड्राइव हैं, तुमने कौन से ड्राइव पढ़ने हैं, पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, इस तरीके से एक 15-20 मिनट की वीडियो बना के डाल देंगे समराइज करके। तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने पहले एक टॉपिक उठाना है, फिर सेकेंड ये उठाना है, फिर थर्ड ये उठाना है, और आपके पास एक इकट्ठा मटेरियल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, बस एक वीडियो बचती है। सो रिवाइज इट और उसकी हेल्प लें। देन थैंक यू।